नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारत का एक महान ज्ञान केंद्र तक्षशिला। नमस्कार। हाँ, तक्षशिला अ, एक ऐसा नाम जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का पर्याय है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास और इसके अनोखे स्वरूप पर रोशनी डालती है। पहली बात तो यही कि ये कोई आज की यूनिवर्सिटी जैसा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। तक्षशिला जो आज के पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के नजदीक, वो असल में कोई एक कैंपस नहीं था। ये दरअसल कई अलग-अलग गुरुओं के आश्रमों का या कह सकते हैं शिक्षण स्थलों का एक फैला हुआ नेटवर्क था। अच्छा, मतलब कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसा कुछ नहीं? हाँ, बिल्कुल, कोई एक केंद्रीय ढांचा नहीं था। ये इसे आज की यूनिवर्सिटी से बहुत अलग बनाता है। एक तरह से विकेंद्रीकृत मॉडल था सीखने का। दिलचस्प। तो ये कब की बात है? कब शुरू हुआ होगा ये सब? माना जाता है कि इसकी शुरुआत अम, शायद 6ठी या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई होगी। ईसा पूर्व, यानी बहुत पुराना। हाँ, बहुत। और ये लगभग 800 सालों तक फलता फूलता रहा। सोचिए, 8 सदियां। गजब। 800 साल तक ज्ञान का केंद्र बने रहना। अच्छा, तो इन आश्रमों में इन गुरुओं के पास सिखाया क्या जाता था? कौन कौन से विषय थे? यहाँ विषयों की विविधता कमाल की थी, जैसे आयुर्वेद यानी चिकित्सा, फिर धनुर्विद्या, राजनीति शास्त्र जिसे अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ज्योतिष, दर्शन। वाह, मतलब प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल दोनों तरह की चीजें। हाँ, और यहाँ तक कि सैन्य विज्ञान भी। ये दिखाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं थी, बल्कि जीवन के लिए, समाज के लिए, शासन के लिए जरूरी कौशल पर भी जोर था। ये तो वाकई उस जमाने के हिसाब से बहुत व्यापक शिक्षा लगती है। और चाणक्य, पाणिनि, चरक जैसे बड़े नाम भी इससे जुड़े सुने। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, और यही बात तक्षशिला के महत्व को और बढ़ा देती है। इन महान विद्वानों ने या तो यहाँ शिक्षा पाई या फिर यहाँ पढ़ाया। सोचिए, चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को साधा, चरक आयुर्वेद के पितामह, इन सब का संबंध तक्षशिला से था। ये तो इसकी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप और शायद उससे भी बाहर के छात्रों और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र था। अच्छा, आपने बताया कि ये कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो फिर सीखने सिखाने का तरीका क्या था? मतलब क्लासरूम वगैरह होते थे? नहीं, यहाँ की सबसे बड़ी खासियत थी व्यक्तिगत शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा जिसे हम कहते हैं। अच्छा, 1 to 1 टाइप। हाँ, काफी हद तक। छात्र सीधे गुरु के पास जाते थे, अक्सर उनके साथ ही रहते थे और उनसे सीधे सीखते थे। ये एक बहुत ही गहन और व्यक्तिगत संबंध होता था गुरु और शिष्य के बीच। तो मतलब बैच वाला सिस्टम नहीं था? बिल्कुल नहीं। हर गुरु अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से कुछ छात्रों को चुनता था और उन्हें गहन प्रशिक्षण देता था। इसी व्यक्तिगत ध्यान और विशेषज्ञता की वजह से दूर दूर से छात्र यहाँ ज्ञान पाने आते थे। तो फिर इतना शानदार केंद्र, ये व्यवस्था, इसका अंत कैसे हुआ? ये 800 साल बाद खत्म क्यों हो गया? करीब 5वीं शताब्दी ईस्वी में जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार मध्य एशिया से हूणों के आक्रमण हुए। हूण आक्रमण? हाँ, और इन आक्रमणों ने तक्षशिला को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। इमारतें नष्ट हुईं, शायद विद्वान भी तितर-बितर हो गए। और फिर धीरे धीरे ये खत्म हो गया? हाँ, लगता है कि उन आक्रमणों और शायद बदलते राजनीतिक माहौल की वजह से इसका महत्व कम होता गया और धीरे धीरे ये ज्ञान का केंद्र वीरान हो गया। अफसोस की बात है। लेकिन क्या इसकी विरासत, इसकी छाप पूरी तरह मिट गई? वो संरचनाएं नष्ट हो गईं, लेकिन तक्षशिला का जो विचार है, जो ज्ञान की परंपरा उसने स्थापित की, वो भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अटूट हिस्सा है। ये आज भी हमें प्राचीन भारत की बौद्धिक क्षमता और शिक्षा के प्रति उनके गहरे समर्पण की याद दिलाता है। वो खंडहर भी एक कहानी कहते हैं। सही कहा। तो तक्षशिला सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि ज्ञान पाने के एक खास तरीके, एक विकेंद्रीकृत व्यक्तिगत तरीके का प्रतीक था। बिल्कुल। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान कैसे पनपता है, कैसे फैलता है और कैसे समय के साथ बड़े बड़े केंद्र भी नष्ट हो सकते हैं, पर ज्ञान खुद को बचाए रखता है। हाँ,
ये बहुत गहरी बात है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या तक्षशिला का ये जो मॉडल था, अलग अलग विशेषज्ञ गुरुओं द्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, क्या इससे आज की हमारी स्टैंडर्डाइज शिक्षा प्रणालियों के लिए कोई सबक लिया जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गहन विशेषज्ञता या व्यक्तिगत हुनर की जरूरत होती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है जरूर।